जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट के लिए एसएसटी में आप लोग जानते हो, एसएसटी का जो सेकंड पेपर होता है, यानी कि सीटेट का जो सेकंड पेपर है, एक होता है साइंस का पोर्शन, दूसरा एसएसटी वालों के लिए 60 मार्क्स का एसएसटी आता है, जिसमें आपका एनसीईआरटी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से प्लस पेडागोजी से मिला के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 60 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से होते हैं, बाकी के पेडागोजी से, दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो पॉलिटी हम लोग एनसीईआरटी 6 to 8 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। इस पहले पार्ट में, पार्ट 1 रहेगा ये, हम लोग पहले 5 चैप्टर कवर करेंगे, बाकी के 6 चैप्टर हम लोग इसके 6 पार्ट में, 6 to 11 सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो देखिए, 3 वीडियोस में हमने पॉलिटी को कवर किया है, 3 ये कंप्लीट हो चुका हमारा। 3 में हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे और 6 वीडियोस में हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे। तो इस तरीके से 12 वीडियो में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इन पीडीएफ को चाहते हैं कि आपको पीडीएफ दे दी जाए, तो आप या तो थंबनेल पे नंबर है मेरा, या 9808347403, आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको ग्रुप में यहाँ शामिल किया जाएगा। संपूर्ण पीडीएफ, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, पेडागोजी हो, सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्लस आपको यहाँ 20 प्रैक्टिस सेट 150 मार्क्स के एंड 20 प्रैक्टिस सेट आपके एसएसटी के 60 मार्क्स के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी पीआरटी वाले की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको ईवीएस मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। कंप्लीट मैं करा चुका हूँ 3rd to 5th। इसके साथ साथ आपको ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट और 150 मार्क्स के आपको यहाँ पर फुल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे। ईवीएस कंप्लीट हो चुकी है, ईवीएस वहाँ देख सकते हो आप लोग। पॉलिटी भी हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है, इतना मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़िएगा। यहाँ आप 50 से 55 मिनट में एक चैप्टर कवर कर पाएंगे, विद रिवीजन शायद कर भी ना पाए। इतने में हम लोग यहाँ पर 5 चैप्टर कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बनते चले आए हैं या आगे बनने के चांसेस हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 6th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये हमारा हिस्ट्री का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर रहेगा। वीडियोस में हम लोग जो इनकी एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो हिस्ट्री का कुछ भी ऐसा बचेगा नहीं आपको कि उसके लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता हो। आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बजाय इस पीडीएफ को पढ़िए। आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आप लोग सिलेबस कवर कर पाओगे। इसके बाद लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें दे रखा है फर्स्ट पॉइंट हमारा, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और केथर पहाड़ियां। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। कहाँ पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। ये कहाँ है? उत्तर पश्चिम में ये है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, इस स्थान पर कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उपजाया गया। पूछ लिया जाए क्वेश्चन, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व में। कहाँ पर? गारो तथा मध्य भारत में। कहाँ पर? विंध्य पहाड़ियां, इन पर ही सबसे पहले चावल उपजाया गया था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। फिर समझिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी थी सोन, तो क्या था इसके बारे में दे रखा है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था
उसको प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ये प्राचीन काल की बात हो गई। मैंने यहाँ मेंशन किया है कि वर्तमान में क्या कहते हैं, इसको बिहार कहते हैं। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। लैंग्वेज आपको ऐसी मिले, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज जो पढ़ने वाली होती है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इन पीडीएफ्स को आप लोगों के लिए तैयार किया है। नेक्स्ट है आपका, पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। पांडुलिपि लगभग कितने साल पहले, 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। और किससे बनती है पांडुलिपि, तो याद रखिएगा, भुर्ज पेड़ की छाल से बनती है। किससे बनती है, भुर्ज पेड़ की छाल से बनती है पांडुलिपि। किससे बनाई जाती है, भुर्ज पेड़ की छाल से बनाई जाती है। लैंग्वेज आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही इजी है और सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। इतनी जल्दी आप लोग एनसीईआरटी से समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि लैंग्वेज लेंथी होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। यहाँ शॉर्ट शब्दों में बहुत कुछ मेंशन आप लोगों के लिए किया गया है। किताब किससे बनाई जाती है, किताब ताड़ के पत्ते से बनाई जाती है। किताब किससे बनाई जाती है, ताड़ के पत्ते से किताब बनाई जाती है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों, कहां से, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था, हिंदोस तथा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। किसने कहा था, याद रखिएगा, ईरानियों ने और यूनानियों ने। कहां से आए थे, उत्तर पश्चिम से आए थे। कितने वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले। एक लाइन से अगर देखा जाए 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। क्या क्या कहा था इन्होंने, जो सिंधु है उसको हिंदोस कहा था तथा इंदोस कहा था। हिंदोस तथा इंदोस कहा था। और इस नदी के पूर्व में स्थित जो स्थित भूमि थी, इसको इन्होंने इंडिया कहा था। क्या कहा था, इसको इंडिया कहा था। तो मैं समझता हूं आपके काफी पॉइंट इस एक लाइन से ही यहाँ आपके तैयार हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में कहूंगा कि भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए प्रयोग किया जाता था। पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि देखिए, मैंने देखिए पांडुलिपि क्या है, हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाथ से लिखी होती है। किससे, हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, कौन सा वर्ड प्रयुक्त होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से। कहां से, लैटिन भाषा के किससे लिया गया है, मेनू से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकलना। हाथ से, जिसका क्या है, हाथ से। फिर समझिए, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त जो वर्ड होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, क्या, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये कहां से निकला है, लैटिन शब्द जो है हमारा मेन्यू, इससे निकला है। और अगर मेन्यू का अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ होता है हाथ से। इसका अर्थ क्या होता है, हाथ से इसका अर्थ होता है। ये पांडुलिपि प्राय कहां लिखी जाती है, ताड़पत्र। कहां पर, ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले किस पर, भुर्ज, कौन सा पेड़, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। या इस पेड़ का नाम याद रखिएगा, भुर्ज पेड़ पर। किस पर, भुर्ज पेड़ पर लिखी मिलती थी। पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। ये प्राय मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। मंदिरों एंड विहारों में प्राप्त होती है। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह करके प्राप्त करते हैं। अंडमान द्वीप के बारे में इस चैप्टर में दे रखा था, एक पैराग्राफ टाइप था उसका, उसमें से मैंने ये नोट किया है कि अंडमान द्वीप के जो ज्यादातर लोग थे वो अपना भोजन मछलियों को पकड़कर तथा शिकार करके तथा फूल और फल का संग्रह करके प्राप्त करते हैं। कहाँ के लोग, अंडमान द्वीप के लोग। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी थी जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो देखिए, कृषि का जो आरंभ हुआ था ये हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के पूर्व नगर, सिंधु सभ्यता के पूर्व नगर
तो 4700 वर्ष पूर्व, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा है। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य, ये 2500 वर्ष पूर्व। ये जितना भी डाटा है ये सभी आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सॉल्व करके आओगे। तो अब यहां पर आपका आ जाता है मैचिंग। मैचिंग आपको करनी है। कभी देखिए क्वेश्चन अब डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता, सीटेट इतना आसान भी नहीं रहा है। हालांकि मैं कह सकता हूँ देखिए 10-20% डायरेक्ट पूछ लिए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अब जो क्वेश्चन बनने लगे हैं सीटेट में स्टेटमेंट की फॉर्म में, मैचिंग की फॉर्म में, यानी कि अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-4 चीजें पता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्ट पॉइंट पढ़ के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जो मैंने पढ़ाया है सीरियल से उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, 1 से 2 बार पीडीएफ पढ़िए। आपको कहीं से कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पढ़ने के आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखिए नर्मदा की बात कर लेते हैं। तो नर्मदा जो हमारा मैच करने वाला है ये मैच करेगा आखेटक तथा संग्रहण से। ये मैच किससे करेगा? आखेटक तथा संग्रहण से हमारा मैच करेगा नर्मदा घाटी। हम लोग मैचिंग सॉल्व करने जा रहे हैं। मगध के बारे में बात कर लेते हैं। तो मगध आपका मैच कर जाएगा पहला बड़ा राज्य। मगध किससे मैच कर जाएगा? आपका पहला बड़ा राज्य से मैच कर जाएगा। गारो की बात कर लेते हैं। तो गारो आपका मैच कर जाएगा, चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इन चीजों को समझ पाओगे, आरंभिक कृषि से। गारो किससे मैच कर जाएगा? आपका आरंभिक कृषि से आपका मैच कर जाएगा। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां ये मैच कर जाएंगी आपकी प्रथम नगर से। और गंगा घाटी ये आपका देखिए अभी मैं यहाँ आपको पढ़ा कर आया हूं। गंगा घाटी देखिए, गंगा घाटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर को आप अच्छे से रीड करके आए हो तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गंगा घाटी आपकी मैच कर जाएगी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर से। लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर से। तो इस तरीके से हम लोग 10-11 मिनट में एक चैप्टर को इजीली कवर कर चुके हैं। वही मैंने आपको बताया था कि 50 से 60 मिनट के बीच में आपका ये 5 चैप्टर आपकी इजीली कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 पर आने से पहले अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ को चाहते हैं कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए, उसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ना होगा। बिना ग्रुप में जुड़े आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सभी ग्रुप में आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना है। और जिन मेरे साथियों ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा रहने वाला है जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक चैप्टर नंबर 2 का नेम है। ये ब्लैक में मिल जाएगा आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी ग्रुप में। तो कि आखेटक क्या होता है? खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। इनको क्या बोला जाता है? आखेटक बोला जाता है। तो खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आपका, इन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी एवं हड्डियों के औजार बनाए जिनसे पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। किस किस के बनाए? पत्थर के औजार बनाए, लकड़ी के औजार बनाए, हड्डियों के औजार इन्होंने बनाए, जिसमें से आज में भी इनके किसके औजार बचे हैं? पत्थर के औजार बचे हैं। लकड़ी का प्रयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। लकड़ी का प्रयोग ये किसके लिए करते थे? लकड़ी का प्रयोग ये ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां तथा औजार बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है आपका भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? आधुनिक मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, आधुनिक मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता था? भीमबेटका बोला जाता था। ऐसे ठीक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जहां आप लोग बोलते हो हमने एनसीईआरटी तो पढ़ी थी बट पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। तो थोड़ा सा डीपली जाकर पढ़िए, समझ में आएगा। बुक से नहीं पढ़ सकते, टाइम सेविंग करनी है तो इन पीडीएफ को लीजिए, यहाँ मैसेज कीजिए 9808347403 पर। इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में आपको शामिल कर लिया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी और बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचने वाला है। इस पुरास्थल पर
गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। गुफाएं व कंदराएं कहाँ मिली हैं? भीमबेटका पर मिली हैं, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। लोग यहाँ क्यों रहते थे गुफाओं में? क्योंकि बारिश से, धूप से इनको यहाँ पर राहत मिलती थी। नेक्स्ट है, ये गुफाएं किस घाटी के पास हैं? तो याद रखिएगा, नर्मदा घाटी के पास ये गुफाएं हैं। कहां पर? नर्मदा घाटी के पास ये गुफाएं हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल किसे कहा जाता है? उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पुरास्थल कहा जाता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, ये कौन सा माना जाता है? पुरापाषाण काल माना जाता है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है मैचिंग में ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाए। तीनों का बता दूंगा मैं, पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, तीनों का बताने वाला हूं। पुरापाषाण 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। नेक्स्ट है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या समझिए फिर यहां पर, जिस काल में हमें क्या मिलते हैं? पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इसका जो समय है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। कितना? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। पुरापाषाण मैंने बताया 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। अब आ जाते हैं नवपाषाण पर। नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। तीनों में समझता हूँ, पुरापाषाण 20 लाख से 12,000, 12,000 से 10,000 मध्य पाषाण, नवपाषाण 10,000। तीनों आप लोग मैं समझता हूँ कंप्लीट आपका हो चुका है। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कि कुत्ते का जंगली पूर्वज कुत्ता ही। याद रखिए, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कई एग्जाम में भी पूछा गया कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, कुत्ते को बनाया गया था। यहां से आपको देखिए, ये आपको एनसीईआरटी पढ़ने के साथ बाद आपका ना सिर्फ सीटेट बल्कि उसके साथ साथ जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो उन सभी की तैयारी आपकी इसी वीडियो से हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने के मिल जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के नोट्स बना रखे हैं, चाहे वो आपका ईवीएस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस पर काम चल रहा है। ये सभी नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, साइंस पर भी काम चल रहा है। साइंस ही आपको इस चैनल पर एनसीईआरटी देखने के लिए मिलेगी। देखिए, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होता है, हर एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में क्या है? गेहूं और जौ है। क्या क्या है? गेहूं और जौ है। बुर्जहोम, बुर्जहोम क्या है? वर्तमान कश्मीर में। बुर्जहोम क्या है? वर्तमान कहां पर है ये बुर्जहोम? वर्तमान में कश्मीर में है। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुर्जहोम के लोग कैसे घर बनाते थे, तो याद रखिएगा गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। या ये पूछ लिया जाए गड्ढे के नीचे घर कौन बनाते थे, तो बुर्जहोम बनाते थे। और गड्ढे के नीचे जो घर बनाए जाते थे उसे गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्तवास। और वर्तमान में जगह कहाँ है? कश्मीर में है। नवपाषाण के पुराने स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। किससे मिले हैं? नवपाषाण से क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसमें दे रखी है आपकी अच्छा ये रह गया अभी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। फिर सुनिए, मेहरगढ़ क्या है? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता कौन सा? बोलन दर्रा। कौन सा? बोलन दर्रा के पास हरा भरा समतल स्थान है। क्या? मेहरगढ़। नेक्स्ट है आपका, इसी स्थान पर सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जौ, गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना
शुरू किया था। क्या, कहां पर? मेहरगढ़ में। क्या किया था? जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल ह्यूक तुर्की में स्थित है। फिर सुनिए, किसका? नवपाषाण का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक कौन सा? चताल। कौन सा? चताल ह्यूक। ये कहां पर है? आपका तुर्की में है। चताल ह्यूक पुरास्थल कहां पर है? तुर्की में है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी हैं। महत्वपूर्ण तिथियों से भी क्वेश्चन यहां पर बन जाएंगे। तो पुरापाषाण देखिए, यहां पर पुरापाषाण हो गए, पुरापाषाण नहीं दे रखा तो पुरापाषाण और लिख लीजिए आप। यहां पर पुरापाषाण नहीं दे रखा, पुरापाषाण बुक में नहीं था और हमने थ्योरी में तो पढ़ा है। इसको भी देख लेते हैं। 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, ये आप लोग लिख लीजिए पुरापाषाण में। पीडीएफ में नोट में कर दूंगा, बुक में था नहीं ये। मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 साल पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ, बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 वर्ष पहले और मेहरगढ़ की में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। मैचिंग के रूप में डायरेक्ट आपसे एनसीईआरटी पूछ सकता है। तो मैं समझता हूँ चैप्टर नंबर 2 में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप पर्सनल 980 या कोई भी डाउट हो आपको तो इस नंबर पर मैसेज करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। पीडीएफ भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी 9808347403। नेक्स्ट देखिए, इन वाक्यों को पूरा कीजिए कि आखिर तक खाद्य संग्रहों के लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? बारिश और धूप से बचे रहे वो लोग। क्यों? बारिश और धूप से बचे रहे। याद रखिएगा, बारिश एंड धूप से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, है ना। नेक्स्ट है, घास वाले मैदानों का विकास 1200 वर्ष पहले। कितने? 1200 वर्ष पहले। याद रखिएगा कितना? 1200 वर्ष पहले। ये आपका चैप्टर नंबर 2 होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है आरंभिक नगर। जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो देखिए, प्रारंभिक नगर, सॉरी, प्रारंभिक आरंभिक बातें की। वैसे हड़प्पा पुरास्थल, हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। कई एग्जाम में, सीटेट की ही बात ना करें, सीटेट के अलावा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा कि हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है। तो देखिए, तभी बोलता हूँ एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिए। इन एनसीईआरटी से इन वीडियो को देखिए, प्लस साथ के साथ अगर आप इस पीडीएफ को भी ले लेते हैं ना तो हर एक एग्जाम के लिए आपकी मदद मिलने वाली है। तो हड़प्पा पुरास्थल कहाँ पर है? ये आपका आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? पुरातत्वविदों ने, है ना, पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा है? नगर दुर्ग। और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। महान स्नानागार किसे कहा है? जो एक खास तालाब बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था ये तालाब? मोहनजोदड़ो में। कहाँ बनाया गया था? मोहनजोदड़ो में बनाया गया था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है कि निम्न में से कहां पर अग्निकुंड मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल में। कहां पर अग्निकुंड कहां मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले हैं। कहाँ? क्या? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले हैं। इन नगरों में खास, इन नगरों में घर जो थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। यहाँ पर घर कैसे होते थे? 1 या 2 मंजिल होते थे। इन घर के आंगन के चारों कमरे बनाए जाते थे। कहाँ पर? चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर, कुछ घरों में कुएं भी थे। इन घरों में क्या था? अधिकांश स्नान घर, कुछ घरों में कुएं भी थे। हड़प्पा के नगरों से जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे,
कांसे, सोने और चांदी धातुओं के बनाई गई थी। फिर सुन लीजिए, हड़प्पा के नगरों में जो चीजें मिली हैं अधिकांशतः किससे मिली थी? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। किससे? धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, यहां से पढ़ लीजिए, ये आपका मैचिंग में क्वेश्चन यहां से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। तांबे और कांसे से औजार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। किससे? सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कई बार आपको एग्जाम में देखने के लिए लाइन मिली होगी। क्वेश्चन यहां से कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, याद रखिएगा। इन आयताकार मोहरों का भी साइज कैसा, शेप कैसी थी? आयताकार। इनकी शेप कैसी थी? आयताकार थी। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। और ये जो मोहरें बनाई जाती थी आयताकार, इन पर क्या होता था? जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। किससे बनाते थे? याद रखिएगा, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिन पर क्या होता है? काले रंग से डिजाइन किए हुए, काले रंग से डिजाइन किया जाता था। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में होती थी। कितने साल पहले? 7000 साल पहले। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कपास को कच्चा माल कहते थे। इंपोर्टेंट लाइन, कच्चा माल किसे कहा जाता था? कच्चा माल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, कपास को कच्चा माल कहते हैं। ओमान देश से तांबे का आयात किया जाता था। इंपोर्टेंट है, मैचिंग में पूछा जाएगा। ओमान देश से तांबे का क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाने वाली धातु टिन का आयात। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको ईवीएस में भी देखने को मिल जाता है कि तांबा किससे बनता है? टिन। याद रखिए, कांसा किससे बनता है? कांसा तांबे एंड धातु किससे बनता है? तांबा एंड टिन से बनता है। कहां से आता था? ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कहां से? ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था टिन। फिर मैं कह रहा हूं, ध्यान से इनको पढ़िएगा, मैचिंग में आपका क्वेश्चन यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अफगानिस्तान एंड ईरान से किया जाता था। सोने का आयात जो था, ये आपका कहां से किया जाता था? कर्नाटक से। सोने का कहां से? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से। पत्थर कहां से? गुजरात से। पत्थर कहां से? गुजरात से। अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। याद रखिएगा, पत्थर गुजरात। पत्थर कहां से मैच करेगा आपका? गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, दाल, धान, तिल और सरसों उगाते थे। धान 2 बार हो गया है। गेहूं, जौ, मटर, धान, दाल, तिल और सरसों उगाते थे। कौन? हड़प्पा के लोग। आगे है आपका लोथल, गुजरात। लोथल कहाँ है? क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा कि लोथल कहाँ है? गुजरात। गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा है। कहां पर? जो खंबात की खाड़ी में मिलती है साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। क्या? लोथल। कहां पर है? गुजरात में है। लोथल कहां पर है? गुजरात में है। बड़े बड़े मकबरों को पिरामिड कहा जाता है। बड़े बड़े जो मकबरे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बड़े बड़े जो भी पिरामिड होते हैं, उन मकबरे जो होते हैं उनको पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, राजाओं के मरने पर उनके शवों का क्या करते थे? पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण तथ्य सुन लीजिए, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में कपास की खेती
7,000 साल पहले। ध्यान से पड़ेगा, ये डाटा डेट मैचिंग के रूप में कहीं भी आपको एग्जाम में, स्टेटमेंट के रूप में आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगी। टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, कम पूछे जाएंगे, बट इतने क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। नगरों का आरंभ जो हुआ था लगभग 4700 साल पहले, नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले, और मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। हड़प्पा के लोग नगरों के अंत की शुरुआत जब हुई लगभग 3900 साल पहले, लगभग कितना, 3900 साल पहले। देखते हैं इसके एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपका मैचिंग के लिए दे रखा है, आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इजीली आप लोग मैच कर पाओगे, इजीली क्या कर पाओगे, मैच कर पाओगे। तो देखिए तांबा, तांबा मैंने बताया था आपको, तांबा आपका मैच कर जाएगा, आपका तांबा, तांबा, सोना, आपका टिन और बहुमूल्य पत्थर, चार चीज दे रखी हैं। तो तांबा जो मैच करेगा आपका, ये मैच कर जाएगा राजस्थान से। तांबा कहां से मैच कर जाएगा आपका, तांबा मैच कर जाएगा आपका राजस्थान से। सोना, सोना आप ध्यान से पढ़कर आए हो तो सोना मैच करेगा आपका कर्नाटक से आता था। अब आपका बचता है टिन और बहुमूल्य पत्थर। पत्थर मैंने आपको बताया था, पत्थर आपका गुजरात से मैच करेगा, पत्थर आपका गुजरात से मैच करेगा। बचता है टिन, टिन आपका मैंने बताया था, टिन आपका कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन, तो मैंने स्पेशली बताया था कि टिन कहां से मैच करेगा, अफगानिस्तान से, टिन अफगानिस्तान। तांबा आपका मैच कर गया राजस्थान से। देखिए क्या, देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो देखिए तांबा किससे मैच कर गया, राजस्थान से, नंबर 1 हो गया हमारा। सोना कर्नाटक से मैच कर गया, टिन मैच कर गया आपका अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर मैच कर गया 4 से। इस तरीके से हमारे 3 चैप्टर यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट। और इन 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको लगता है कि आपको पीडीएफ लेनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल होना है। पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको यहाँ पर देखनी मिल जाएंगी, चाहे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इस ग्रुप में पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएंगी। और आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है सभी ग्रुप्स में। आपको प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड फ्रेंड से भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी आपको उनसे करवाना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। चैप्टर नंबर 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो चैप्टर नंबर देखिए, वेद कितने हैं, 4। इजी क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन बन चुका है, बट फिर भी आपको पढ़ लेना है कि वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। ऋग्वेद, समावेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। कौन कौन से, ऋग्वेद, समावेद, और याद रखिएगा सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, 4 आपके वेद हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, 4 आपके वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऋग्वेद याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। जिसकी रचना कब हुई थी, लगभग 3500 साल पहले इसकी क्या हुई थी, रचना हुई थी। इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा गया है। कितनी है इसमें, 1000 से ज्यादा पुरानी, ज्यादा प्रार्थना है जिन्हें क्या कहा है, सूक्त कहा गया है। और याद, यहां से ध्यान से पढ़िएगा, सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा जब आप हम लोग चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वहां आपको इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं क्या, और इनमें जो 3 देवता हैं ये महत्वपूर्ण है। सूक्त रचे गए हैं किसके में, देवी देवताओं की स्तुति में। इनमें 3 देवी जो देवता हैं ये महत्वपूर्ण है। इन 3 के नाम क्या है, अग्नि, इंद्र और सोम। क्या है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि क्या है, आप जानते हो आग के देवता। इंद्र क्या है, युद्ध के देवता। देखिए ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया, इतना डीपली मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं कि एग्जाम में कितना भी डीपली चला जाए क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ रखा है अच्छे से। तो युद्ध के देवता सोम क्या है, सोम एक पौधा है
और जिससे एक पेय भी बनाया जाता, खास पेय से बनाया जाता है। और ऋग्वेद की भाषा क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में। ऋग्वेद की भाषा कैसी है, प्राकृत संस्कृत कैसी है, संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या, ऋग्वेद की भाषा, क्या, ऋग्वेद की भाषा। नेक्स्ट है ऋग्वेद का जो उच्चारण है तथा श्रवण जो किया जाता था, न कि इसको पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का क्या होता था, उच्चारण तथा श्रवण किया जाता था, न कि इसको पढ़ा जाता था। और ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी हैं। ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं ये क्या है, वार्तालाप के रूप में भी हैं। एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, फिर सुनिए, विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवी के रूप में पूजित दो नदियां, और उन दो नदियों का नाम भी पूछ लिया जाए तो वो भी मैंने यहां पर मेंशन किया है, व्यास और सतलुज नदी। कौन सी नदी, व्यास और सतलुज नदी के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। याद रखिएगा, विश्वामित्र के बीच और दो जो पूजित नदियां थी, कौन कौन सी, व्यास और सतलुज के बीच में जो वार्तालाप है वो एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। भुर्ज पेड़ वृक्ष की छाल से लिखी हुई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। भुर्ज पेड़ की जो छाल से, भुर्ज पेड़ की जो छाल से मैंने बताया था पांडुलिपि कैसे बनती है, भुर्ज पेड़ की छाल से बनती है। पांडुलिपि कहाँ पाई गई थी, ये कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पर, कश्मीर में पाई गई थी। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, पुरोहितों को क्या कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, जन और विश्व। कितने शब्दों का, जनता या पूरे समुदाय के लिए किन दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जन या विश्व का। किसका, जन या विश्व का। विश्व जिससे वैश्य शब्द निकला है, विश्व क्या है, जिससे वैश्य शब्द निकला है। नेक्स्ट है आपका, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की है वो खुद को कभी कभी आर्य कहते थे, खुद को कभी कभी क्या कहते थे, आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु कौन लोग थे, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दास शब्द का मतलब गुलाम था। सब ध्यान से पढ़िए, मैचिंग यहां से बनेगा। दस्यु कौन लोग थे, जो यज्ञ नहीं करते थे। दास शब्द क्या है, दास शब्द गुलाम से, इसका मतलब था गुलाम। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा थी वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा जो थी दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह प्रथा क्या थी, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रचलित थी। मृतकों को खास किसकी मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। किसको, मृतकों को, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, इनके साथ ही क्या मिले हैं, लोहे के औजार भी मिले हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। चरक कौन थे, एक प्रसिद्ध वैद्य थे जो कब हुए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक हुए थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर, कौन सी पुस्तक, चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। तो याद रखिए, ये जो चरक संहिता है ये किस पर लिखी गई है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई है। किसके द्वारा, इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि चरक ने अपने नाम से लिखी है चरक संहिता। तो इस चरक संहिता के लेखक कौन है, चरक है। ये आप इजीली बता पाओगे। इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि किस पर लिखी गई है। तो चिकित्सा शास्त्र पर यह पुस्तक लिखी है। और पहले क्या था, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। पुरुष क्या करते थे, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में यहां दे रखा है। महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि वेदों की रचना का जो आरंभ है, वेदों की रचना का जो आरंभ है ये हुआ आपका
लगभग 3500 वर्ष पहले, 3500 साल पहले क्या हुआ, वेदों की रचना का, कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिएगा आपको 3500 साल पहले क्या, वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का विकास जो हुआ था, ये हुआ 3600 से 2700 साल पहले। किससे, कब हुआ, 3600 से 2700 साल पहले हुआ। और चरक लगभग 2000 साल पहले, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। ये महत्वपूर्ण तिथियों में दे रखा था, तो मैंने भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम देख लेते हैं इसका जो एक्सरसाइज है, ये देख लेते हैं। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बाकी रहेगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, सूक्त का मतलब मैंने बताया था। अगर आप लोग चैप्टर इजीली, सॉरी, अच्छे तरीके से पढ़कर आए हैं, आप लोग इस एक्सरसाइज को, इस मैचिंग को इजीली कर पाओगे। तो देखिए, सूक्त का मतलब मैंने क्या बताया था कि अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है, अच्छी तरह से बोला गया, ये आपका सूक्त का मतलब है। हेड से कर लेते हैं, अच्छे से देखिएगा। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। नेक्स्ट है रथ। आपका रथ देखिए, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। रथ क्या था, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ क्या था, यज्ञ था अनुष्ठान। यज्ञ किससे मैच कर जाएगा आपका, यज्ञ अनुष्ठान से आपका मैच कर जाएगा। दास क्या था, दास था आपका गुलाम। दास शब्द का मतलब क्या था आपका, गुलाम। तो दास मैच कर गया आपका गुलाम से। लास्ट हमारे पास बचता है महापाषाण, और महापाषाण मैच कर जाएगा आपका सजाए गए पत्थर से। महापाषाण किससे मैच कर जाएगा, सजाए गए पत्थर से। तो देखिए, सूक्त युद्ध में प्रयोग किया जाता था, सॉरी, सूक्त आपका अच्छी तरह से बोला गया। रथ आपका युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ का मतलब अनुष्ठान हो गया। दास का मतलब गुलाम हो गया। एंड महापाषाण ये मैच कर जाएगा सजाए गए पत्थरों से। चैप्टर इस वीडियो का लास्ट रहने वाला है। अगली वीडियो में 6 to 11 चैप्टर हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। तो एक दिन में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम आप पूरी हिस्ट्री को कवर कर लोगे। फास्ट या डबल स्पीड में आप लोग देखिएगा तो 1 घंटे में रिवीजन, 3 घंटे में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट आपकी हो जाएगी। 3 घंटे मैं नहीं समझता कि 2 से 3 चैप्टर भी आप विद रिवीजन कंप्लीट कर पाओगे। तो चैप्टर नंबर 5, और कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा जो साइड में बॉक्सेस जो बने रहते हैं उनमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो दे रखी जाती हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। एक्सरसाइज को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चैप्टर नंबर 5 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर नंबर 5 है हमारा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो देखिए, यहां दे रखा है उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। कहां पर, कई ग्रंथ कहां रचे गए, उत्तर भारत में, खासकर कहां पर, यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इनको क्या कहते थे, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते थे। इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ रचित शामिल हैं। कौन कौन से, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते थे। पुरोहितों ने क्या किया था, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। 4 कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 वर्ण थे आपके। शूद्रों को कोई भी अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी या अधिकार नहीं था। अनुष्ठान का मतलब मैं अभी आपको, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में कवर कर क्या है, यज्ञ। क्या किससे है, यज्ञ से। क्या है अनुष्ठान, यज्ञ। तो शूद्रों को अनुष्ठान या यज्ञ करने का कोई भी अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। यानी महिलाओं एवं शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी पहले क्या माना जाता था, शूद्रों के समान ही माना जाता था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को अनुष्ठान करने का भी अधिकार नहीं था।
शूद्रों का कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, ये मैं हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये भी डबल हो गया यहाँ पर। महिलाओं एवं शूद्रों का अध्ययन अधिकार नहीं था, ये डबल हो गया थोड़ा सा, है ना। पुरोहितों के अनुसार, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का जो निर्धारण है ये जन्म के आधार पर, किसके आधार पर? जन्म के आधार पर होता है। किसका? पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का जो निर्धारण है ये जन्म के आधार पर होता है। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर होता है। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। कहाँ के? महायज्ञों को करने वाला राजा जो था उसे क्या माना जाने लगा? ये जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। जनपद का मतलब क्या है? जन के बसने की जगह से जनपद शब्द का मतलब है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों में खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, कहाँ का? की दिल्ली में पुराना किला। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, ये भी पूछ लिया था हस्तिनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और किसके पास है? मेरठ के पास है। और एटा के पास, एटा के पास याद रखिएगा क्या है? अंतरंजी खेड़ा। ये कहाँ है? अतरंजी खेड़ा ये कहाँ है आपका? एटा के पास। और ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जो है ये आपका एटा के पास है। इनमें प्रमुख हैं, क्या क्या प्रमुख हैं? दिल्ली का पुराना लाल किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और उत्तर प्रदेश में ही एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इसमें क्या है? प्रमुख हैं। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इन पुरास्थलों पर क्या मिला है? कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। क्या किया गया है? चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। किसके रूप में है? सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कितने साल पहले जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा? तो करीब 2500 साल पहले, करीब 2500 साल पहले। फसलों पर प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। कितना हिस्सा? 1/6। कितना? 1/6 फसलों पर क्या किया जाता था? कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? जिसे भाग कहा जाता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को कर के रूप में जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। किसे? आखेटकों को तथा संग्राहकों को कर के रूप में क्या देना होता था? जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। इस युग में हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल्के फाल क्या होता है? देखिए, आज के टाइम में ट्रैक्टर है, आपने देखा होगा ट्रैक्टर में जो जुताई के लिए पीछे लगाए जाते हैं जिन्हें हल बोला जाता है, तो उसमें जो इतना बड़ा जो हल जोतने के लिए लगाई जाती है खुरपी टाइप वो होता है, उसको फाल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फाल बोलते हैं। और ये किसके बनने लगे थे? लोहे के बनने लगे थे। नेक्स्ट आपका लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्या? मगध। और नेक्स्ट है आपका गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा एंड सोन जैसी नदियां किससे होकर बहती थी? मगध से होकर बहती थी। और मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन? बिम्बिसार और अजातशत्रु हुए। किसमें? मगध में कौन हुए? दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार और अजातशत्रु हुए। कौन कौन? बिम्बिसार और अजातशत्रु हुए। बिहार में राजगृह, बिहार में क्या? राजगृह, आधुनिक राजगीर। आज के टाइम में क्या है? ये राजगीर है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। क्या बनी रही? मगध की राजधानी बनी रही। बाद में राजधानी बनी रही, बाद में इसे क्या कर दिया?
पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को आज के टाइम में पटना के नाम से जाना जाता, पटना को राजधानी बनाया गया। फिर समझिए, बिहार में राजगृह, राजगृह को आज के टाइम में राजगीर कहा जाता है। ये मगध की कई सालों तक राजधानी बनी रही थी। इसके बाद में इसको ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र लाया गया और पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था। ये पूछ लीजिए, सिकंदर कहां का राजा था? मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था। और गढ़ शब्द का जो प्रयोग है, ये गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गढ़ शब्द का जो प्रयोग किया जाता था, ये कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। और संघ जो मतलब था इसका, वो जो अर्थ था, संघ अर्थात संगठन या सभा से था। संघ का मतलब संगठन या सभा से था। आई होप देखिए सब कुछ आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही होंगी। इतनी इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं, और इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं, ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ ग्रुप में ही आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस ग्रुप के अलावा कहीं भी आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। चाहे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट 2020 प्रैक्टिस सेट, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, 150 मार्क्स के आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एसएसटी दे रहे हैं तो 60 मार्क्स का पेपर, या ईवीएस है आपका तो 30 मार्क्स का पेपर, ये दोनों भी आपको अलग से 20 प्रैक्टिस सेट भी इस ग्रुप में देखने के लिए मिलेंगे। और ये एनसीईआरटी के जितने भी पीडीएफ होंगी, ये सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ हिंदी ग्रामर, इसके साथ साथ हिंदी ग्रामर, कंप्लीट हिंदी ग्रामर जो मैंने करा रखा है, इसका भी एक पीडीएफ, संपूर्ण पीडीएफ आपको इस ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगा। तो शामिल होने के लिए ग्रुप पर मैं बता चुका हूं। इस ग्रुप के अलावा कहीं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का राजा क्या था? सिकंदर था। और गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा जिसका मतलब था। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। बिहार यानी वैशाली बिहार थी। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। कौन कौन? बुद्ध तथा महावीर। कौन? बुद्ध तथा महावीर। और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। किसका? बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। वज्जी संघ का जो वर्णन है, ये कहां से लिया गया है? दीघ निकाय से लिया गया है। और दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। फिर सुन लीजिए, वज्जी संघ का जो वर्णन है, ये कहां से लिया गया है? दीघ निकाय से लिया गया है। कहां से? दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या? दीघ निकाय। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीघ निकाय किस उससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, दीघ निकाय। या ये पूछ लिया जाए कि ये जो दीघ निकाय है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से आपका ये संबंधित है। अगला है आपका, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। कितने साल पहले? लगभग 2300 साल पहले लिखा गया है। और गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। किसने किया था? गुप्त शासकों ने क्या किया था? गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। कितने साल पहले? लगभग 2500 साल पहले। कहां? एथेंस के लोगों ने। कहां के लोगों ने? एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे प्रजातंत्र या
गणतंत्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सिकंदर। ये महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ दे रखी हैं। तो सिकंदर का जो आक्रमण महत्वपूर्ण तिथियों में देखेंगे, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये जैसे ही सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, इसके अब हम लोग हिस्ट्री चल रहे हैं, 6 वीडियोस में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी हमारी 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद लगातार हम लोग थ्योरी थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू, और जो एमसीक्यू आपके रहेंगे ये पीवाईक्यू की फॉर्म, पीवाईक्यू एमसीक्यू रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है इनको यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ हम शामिल करेंगे। और थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले लेना। इसके बाद संपूर्ण प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी देखता हूँ आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में, या जो भी लगता लोग असफल होते पाए, सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई है क्या 2 बार में, कोई बात नहीं, इस बार डेफिनेटली आपका पेपर निकलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, भरोसा आपको दिलाता हूँ कि इतनी अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें जो दे रखा है ये है आपका सिकंदर का जो आक्रमण था, ये लगभग 2300 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 साल पहले, और गढ़ या संघ राज्यों का जो अंत है लगभग 1500 साल पहले, गढ़ या संघ राज्यों का अंत लगभग 2300 साल पहले। अब आ जाते हैं हम इसमें एक्स्ट्रा है नहीं, तो इस तरीके से देखिए आपकी हो चुकी है चैप्टर 1 to 5 हिस्ट्री के कंप्लीट। ओनली 56 मिनट में हम लोग ये चैप्टर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट जो आएगा आज ही आ जाएगा, आज ही शाम तक आपको मिल जाएगा। तो 6 से 11 चैप्टर तक हम लोग वहां करेंगे। तो लगभग 1 घंटा इसमें समझ लीजिए, 1 घंटा उसमें, 2 घंटे में आपकी एक बुक तैयार हो रही है। स्पीड बढ़ा के देखोगे आप तो 40-45 मिनट में आप लोग देख सकते हो। पीडीएफ पढ़ोगे तो मुश्किल से आपको 30 मिनट में आप पीडीएफ पढ़कर विद एक्सरसाइज आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं नहीं समझता इससे ज्यादा जल्दी और इससे ज्यादा ऑथेंटिक सभी पर लिखा होता है एनसीईआरटी बेस्ड। मैं खुलकर कह रहा हूं ये एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, ये एनसीईआरटी ही है, और क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनेगा, किसी बेस्ड बुक से बनने वाला नहीं है। इससे बेस्ट नोट्स, इससे बेस्ट मटेरियल आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इतने कम टाइम में आपको इतना बेस्ट मैटर पढ़ने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। आपको क्या करना है, अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। यहाँ आपको संपूर्ण पीडीएफ में कह रहा हूँ, चाहे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की संपूर्ण आपको नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ के साथ हिंदी ग्रामर की पूरी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि पेडागोजी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाए, मैथ्स एंड हिंदी की। तो मैं नहीं समझता फिर आपका पेपर पास करने के लिए कुछ भी बच जाएगा। देखिए संस्कृत लैंग्वेज जो है इसकी पेडागोजी के और इंग्लिश की पेडागोजी पर आप मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, इतना मैं अकेला कवर नहीं कर सकता। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो और कहीं से, लेकिन आपको एनसीईआरटी का जो भी पढ़ना है वो प्लीज़ यहीं से पढ़िएगा, यहाँ से बेस्ट मैटर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। और जिन मेरे साथियों ने, मेरी बहनों ने, भाइयों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया एंड शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं, तो वीडियो को हर ग्रुप में आपको शेयर करके आना है। जितने भी आपके फ़ोन में ग्रुप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ तक आपको इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर आना है। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे आगे कोई भी नोटिफिकेशन आए वीडियो का वो आप तक पहुंच सके। तो ये थी साथियों हमारी कंप्लीट 1 to 5 की हिस्ट्री, एनसीईआरटी की थ्योरी थी। इसमें आपको मैंने जो चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दे रखी होती है उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कराया है। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जो बने रहते हैं जहां से ज्यादातर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से भी मैंने यहाँ पर सब कुछ शामिल किया। इवन हम लोग कह सकते हैं
एनसीईआरटी का यहाँ भी कुछ भी आप लोगों के लिए छोड़ा नहीं है। आपको इस वीडियो के बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। डायरेक्ट वीडियो देखिए, पीडीएफ इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो जाइए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। डायरेक्ट यहीं से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे से आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो रहा है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी जॉब, इसके लिए पढ़ते भी रहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।